144 आईपीओस को इवैल्यूएट किया गया 2021 से 2023 तक। सेबी की स्टडी है और स्टडी में पता चला कि 54% ऑफ दोस्त जिन्होंने वो आईपीओ खरीदा था उन्होंने उस शेयर को एक ही हफ्ते के अंदर बेच दिया लिस्टिंग गेन्स के लिए। एंड अभी माहौल ऐसा है कि लोग किसी का भी आईपीओ खरीदने के लिए तैयार है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बेशुमार पैसा रातों रात बहुत जल्दी बन सकता है। क्या ये वाकई में सही है? क्या ये डेटा कंप्लीट है? कंपनी का जो मकसद है आईपीओ लॉन्च करने का, क्या वो सेम मकसद है एक इन्वेस्टर का जब वो आईपीओ खरीदने या अलॉटमेंट की कोशिश करते हैं? एंड क्यों मैं पर्सनली आईपीओ में बिलीव नहीं करता हूं, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले कुछ बेसिक्स। अगर ये बेसिक्स आपको ऑलरेडी पता है तो आप स्किप कर सकते हैं टू दी मोर इंपॉर्टेंट सेक्शन। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक प्राइवेट कंपनी जो कि प्राइवेटली हेल्ड है, फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स की, उसको जब पब्लिक मार्केट में लिस्ट किया जाता है, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वो एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बन जाती है, जैसे कि रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, विप्रो वगैरह। उस पॉइंट को आईपीओ कहते हैं। ये कंपनी में सिर्फ एक ही बार हो सकता है और जब होता है तो प्राइवेट कंपनी के सारे शेयर्स पब्लिक हो जाते हैं, जिसको हम जैसे नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स या कोई भी और इन्वेस्टर खरीद सकता है, बेच सकता है। अब ये प्रोसेस या ये आईपीओ होता भी क्यों है? कंपनी को क्या फर्क पड़ता है, प्राइवेट ही रह लो, क्यों जबरदस्ती मार्केट में जाके हर 3 महीने में क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करना, फिर साल में एनुअल रिजल्ट अनाउंस करना, वो उतार चढ़ाव। प्राइवेट में ठीक ही चल रहा होगा। लेकिन कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से कंपनीज पब्लिक जाती हैं और ये रीजन जरूरी है क्योंकि इससे डिटरमिन होता है कि आईपीओ असली में किसके फायदे के लिए होता है। पहला रीजन कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, फाउंडर हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जिन्होंने पैसा डाला हुआ है, उनको एक एग्जिट चाहिए। एग्जिट का मतलब जो उन्होंने पैसा डाला था वो उनको वापस चाहिए विद अ सर्टेन रिटर्न। अब वो जब तक कंपनी प्राइवेट रहेगी तब तक किसी और इन्वेस्टर को बेच के, फिर किसी और इन्वेस्टर को बेच के ही एग्जिट ले सकते हैं। लेकिन किसी पॉइंट पे कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है कि कोई और बड़ा इन्वेस्टर बचता ही नहीं है, तो फिर एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर से ही आपको एक एग्जिट मिल सकता है और वो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स एक्सचेंज पे या पब्लिक मार्केट्स में मिलते हैं। तो जैसे मैं हो गया, आप हो गए, हम जुड़ जुड़ के और बहुत सारे बैंक्स हो गए या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, वो सब जुड़ के एक कंपनी के स्टॉक को खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। एंड इसके चलते जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनको उनके पैसे का एक वैल्यू मिलेगा। दूसरा रीजन होता है टू प्रोवाइड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? फर्ज करिए कि आपने एक घर खरीदा हुआ है, एक ऑफिस है या एक घर है या कोई भी एक दुकान है। अब कल को अगर आपको पैसे की जरूरत होगी तो आप रातों रात उसको बेच के इस एसेट को कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में। इट इज बाय डेफिनेशन इलिक्विड। मतलब वैल्यू तो है, वो वैल्यू आपको कभी ना कभी मिलेगी भी, लेकिन इंस्टेंटली या लिक्विड फॉर्म में नहीं मिल सकती। प्राइवेट कंपनी भी ऐसी होती है। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं वो अगर अपने इन्वेस्टमेंट को या अपने शेयर्स को बेचना चाहें तो कोई और कब खरीदेगा, किस दाम पे खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, कितना खरीदेगा, ये सब कुछ वो रातों रात डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन जब कंपनी पब्लिक हो जाती है तो फिर रातों रात जो एक्सचेंज है उसका काम ही ये होता है। मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, कोई बेचने के लिए तैयार है, दोनों को मिला के एक्सचेंज जो है वो एक वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसके चलते जो सारे स्टॉक्स हैं या जो सारे शेयर होल्डर हैं उनका इन्वेस्टमेंट अब लिक्विड हो चुका है। मतलब किसी भी पॉइंट पे जब मार्केट खुली हुई है, ऑफ कोर्स वो अपने स्टॉक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। तीसरा रेगुलेटरी रीजन हो सकता है कि कुछ ऐसी इंडस्ट्री है या कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है कि सरकार या लॉज ही ये बोलती हैं कि अब आपको ना पब्लिक होना पड़ेगा, क्योंकि आप इतने ओहदे के हो चुके हैं या इतने ऐसी इंडस्ट्री में है जो हाईली रेगुलेटेड है कि हम चाहते हैं आपके फाइनेंशियल्स ट्रांसपेरेंट हो, हम चाहते हैं कि आपके की मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंट हो, आप जो डिसीजंस ले रहे हैं कंपनी में वो ट्रांसपेरेंटली सबके साथ शेयर हो। तो इट कुड बी अ रेगुलेटरी रीजन एज वेल एंड इट कुड ऑल्सो बी अ प्रेस्टीज या स्टेटस रीजन। मुझे याद है जब 10 साल पहले मैं स्टार्टअप चला रहा था तो मेरा भी अरमान था कि यार नियर बाय पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बने, किसी पॉइंट पे मैं एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी का फाउंडर या सीईओ कहलाऊं, क्योंकि एक ओहदा होता है, एक दर्जा होता है, एक वैल्यू प्रिस्क्राइब होती है जस्ट फॉर बीइंग इन दैट स्पॉट। एंड लिस्टिंग योर कंपनी इज अ रियली बिग डील फॉर ऑलमोस्ट एवरी फाउंडर, इफ नॉट एवरी फाउंडर। तो बहुत सारे फाउंडर शायद जरूरत इतनी भी ना हो लेकिन चाहेंगे कि उनकी कंपनी लिस्ट कर जाए, क्योंकि एक ओहदा है, एक वैल्यू, एक स्टेटस है। अब अगर आप इन सारी चीजों को मद्देनजर रखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि जब एक कंपनी आईपीओ कर रही होती है उसका मेन मकसद क्या हो सकता है। अब जैसे मैंने बताया, शेयर होल्डर्स को एग्जिट देना है, उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, रेगुलेटरी रीजन भी हो सकता है, एक फाउंडर का अपना स्टेटस या एक एम्बिशन हो सकता है। इन सारी चीजों को मिलाकर अगर आप वाकई में अपने दिल पे हाथ रख के पूछेंगे कि यार इस आईपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेरा कम से कम आंसर यही होगा, इट इज टू मैक्सिमाइज द वैल्यू
at which the company lists itself on the market. मतलब जो भी कंपनी मैक्सिमम वैल्यूएशन के साथ लिस्ट हो सकती है पब्लिकली, वो करने की कोशिश करनी चाहिए. क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचें, फाउंडर्स, प्रमोटर्स, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स, इन सब ने बहुत सालों तक इस जर्नी को देखा है, इस कंपनी को बढ़ाया है. एक ऐसी पॉइंट थी जहां शायद कंपनी बंद होने वाली थी, लेकिन उसको डूबने से बचाया है. बहुत बढ़िया एक बिजनेस बिल्ड किया है, हाई ग्रोथ है या हाई प्रॉफिटेबिलिटी है या दोनों ही हैं, ऑल दैट. क्या वो 5-10% जो नए इन्वेस्टर्स आने वाले हैं उनके बारे में सोचेंगे, या ये सारे लोग जो इतने सालों से इस कंपनी के साथ जुड़े हुए थे और इनकी वजह से ये कंपनी इतनी बड़ी बनी है, उनके बारे में सोचेंगे? तो कहने को तो वो यही बोलेंगे ना कि नहीं अंकुर वारिक, आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम वैल्यू जो है ना वो आपको दें, ताकि जब आप इस स्टॉक को खरीदें तो आपको वाकई में सोना मिले, सोना. आपका पैसा ऐसे बढ़े जैसे भगवान आप पे प्यार बरसा रहे हो. लेकिन असलियत तो यही है कि वो चाहेंगे कि यार हमने इतने सालों से मरवाई है, हम इतने सालों से लगे हुए हैं. वो इन्वेस्टर जब हम कुछ भी नहीं थे उसने अपने पैसे डाल दिए, वो एम्प्लॉई जब हम कुछ भी नहीं थे उसने हमारी कंपनी ज्वाइन कर ली. मैं उनके लिए पैसे बनाऊंगा ना कि ये रैंडम अंकुर वारिक को जो आ गया है अपने पैसे डाल के आईपीओ अलॉटमेंट करेंगे. दैट इज द ऑब्वियस ट्रूथ इन माय हेड कि ऑफ कोर्स दे विल वांट कि रिटेल इन्वेस्टर पैसे बनाए, बट इट विल नेवर कम एट द एक्सपेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जिनके लिए वो वैल्यू मैक्सिमाइज करना चाहते हैं. अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ सरल भाषा में कि जब एक कंपनी आईपीओ करती है तो वो मोर ऑफन देन नॉट अपने हाईएस्ट एंड ऑफ वैल्यूएशन पे ही आईपीओ करती है. लोएस्ट या मिड एंड पे नहीं करना चाहेगी, क्योंकि पागल कुत्ते ने थोड़ी कहा था. तो वो बोलेंगे कि यार अगर हमारी हैसियत 1000 करोड़ की बनने की है, हम 1500 करोड़ का आईपीओ करने की कोशिश करेंगे एंड देखते हैं कि कहां जाते हैं. द बैलेंस दे हैव टू स्ट्राइक इज सिंपल कि जब हम आईपीओ लॉन्च करेंगे तो इतना डिमांड तो होना चाहिए कि यार वो सब्सक्राइब हो जाए. एंड वो तो बहुत सारी चीजों से हो सकता है, वो एडवर्टीजमेंट से हो सकता है, वो लोग उस आईपीओ के बारे में चर्चा कर दें उससे हो सकता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स और फीचर्स के बारे में अनाउंसमेंट कर दें उससे हो सकता है, बड़ी अच्छी सी ग्रोथ शेयर कर दें उससे हो सकता है, सोशल मीडिया पे हवावाइयां चल रही हैं, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं उससे हो सकता है. क्योंकि हम तो सब जज्बाती हैं, हमें तो लगता है यार ये तो बढ़िया कंपनी लग रही है, ये तो अच्छी है, इसको तो हम यूज भी करते हैं, इस प्रोडक्ट का, इस सर्विस का तो मैं बहुत बड़ा फैन भी हूं, तो कर देते हैं. एंड दैट कुड हेल्प देम navigate through this maximization problem that they have to solve for. And इसी के चलते असलियत ये है कि most IPOs do not do as well as we would expect them to do over the long term. And जो listing gain होता है ना, वो भी उतना सॉलिड नहीं है जितना हमें लगता है. एंड इसके लिए मैंने डेटा को तोड़ने की कोशिश करी. तो मैंने ये पूछा कि यार अगर पूरी मार्केट 12% ऑन एन एवरेज पे ग्रो कर रही है एंड आप भी 12% ऑन एन एवरेज पे ग्रो कर रहे हैं कोई और स्टॉक खरीद के, तो आपने ऐसा क्या उखाड़ लिया? यार अगर इंडेक्स ही 12% दे रहा है और आपने बोला यार मैंने ना एक स्टॉक खरीदा है बारिको एंटरप्राइजेस, 12% का एनुअल ग्रोथ है, तो आपने क्या उखाड़ लिया? वो तो मैं सिंपल इंडेक्स में भी अगर आंखें बंद करके डाल देता उतना ही मिलता. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द अल्फा. अल्फा इज कि डिफरेंस बिटवीन द इंडेक्स जो भी आपकी बेसलाइन है एंड द एक्चुअल ग्रोथ जो आपको मिली है अपने एसेट से, क्योंकि वो अल्फा ही बताएगा कि आपने मार्केट को कितने से बीट किया है अगर किया है. सो ये डेटा तो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, लेकिन एक जरिया है इसको पता करने का कि अगर मार्केट भी उठ रही है तो अगर आईपीओ भी उठ गया तो मेरे को लगता है कौन सी बड़ी बात है. अगर मार्केट भी गिर रही है और आईपीओ भी उसकी वजह से गिर गया आफ्टर लिस्टिंग, तो उसमें उतनी इतनी क्या गलती है? वाकई में तो आईपीओ वो हुआ ना कि मार्केट गिर रहा हो और वो उठ जाए, और घटिया आईपीओ वो हो कि मार्केट बढ़ रहा है और आईपीओ का स्टॉक गिर जाए. सो व्हाई डोंट वी एक्सप्लोर व्हाट एक्चुअली हैपेंस? तो एक 2x2 मैट्रिक्स सोचा मैंने. एक्स एक्सिस पे आप ये पूछेंगे कि निफ्टी विच इज अ गुड बेसलाइन इंडेक्स, वो इस पहले हफ्ते में जब आईपीओ लॉन्च हुआ क्या गिरा
या बढ़ा, सो डाउन या अप। और वाई एक्सिस में हम ये पूछेंगे कि जो आईपीओ स्टॉक लिस्ट हुआ या जो कंपनी ने आईपीओ किया वो बढ़े या घटे, तो डाउन एंड अप। अब आपके पास 4 क्वाड्रेंट आ गए। निफ्टी बढ़ा, स्टॉक बढ़ा, निफ्टी गिरा, स्टॉक गिरा, निफ्टी बढ़ा लेकिन स्टॉक गिर गया, एंड निफ्टी गिरा और स्टॉक बढ़ गया। इन चारों का स्प्लिट क्या है, क्योंकि दैट विल रियली टेल यू कि क्या चल रहा है एंड किस हद तक चल रहा है। हियर इज द एक्चुअल डेटा। ये लास्ट 10 साल के आईपीओस का रिजल्ट है ऑफ द फर्स्ट 1 वीक गेन्स ऑफ द आईपीओ। सबसे छोटे क्वाड्रेंट से शुरू करते हैं। निफ्टी बढ़ा लेकिन स्टॉक गिर गया। थैंकफुली ये सबसे छोटा क्वाड्रेंट है, लेकिन इसमें भी 15% ऑफ द आईपीओस हैं। तो लास्ट 10 साल में जो भी आईपीओस हुए उनमें से 15% आईपीओस ऐसे थे जहां पहले हफ्ते में निफ्टी बढ़ा, जितने से भी बढ़ा, लेकिन वो स्टॉक गिर गया। कितने से गिरा? ऑन एन एवरेज 5% से गिरा, एक ही हफ्ते में 5% से। फिर दूसरा, निफ्टी डाउन हुआ और स्टॉक बढ़ गया। ये तो रॉकस्टार आईपीओ है, क्योंकि मार्केट को बीट करके उसने दूसरी दिशा में अपना जलवा दिखाया। ये क्वाड्रेंट विच इज निफ्टी डाउन और आईपीओ स्टॉक अप वाज 20% ऑफ ऑल आईपीओस, एंड इसमें गेन ऑन एन एवरेज 5% का था, विच इज नॉट बैड। एक हफ्ते के अंदर 5% इज प्रीटी गुड। फिर तीसरा क्वाड्रेंट, निफ्टी भी बढ़ा और स्टॉक भी बढ़ गया। 30% ऑफ ऑल आईपीओस were in this bracket. And interesting चीज ये थी कि on an average रिटर्न एक ही हफ्ते में 20% था। It's not bad at all. लेकिन ये भी जानना जरूरी है, सिर्फ 30% में ये हुआ है। और सबसे बड़ा क्वाड्रेंट कि निफ्टी डाउन और स्टॉक भी डाउन, 35% सारे आईपीओ पिछले 10 साल के इस क्वाड्रेंट में थे, एंड एवरेज डिक्लाइन 15% का था। अब अगर आप देखेंगे कुछ खाने जोड़कर, तो वो रो ऑफ की स्टॉक डाउन था इज 50%। चाहे मार्केट अप थी या डाउन थी, 50% आईपीओस पिछले 10 साल में पहले ही हफ्ते डाउन थे, ऑन एन एवरेज 5 से 15% डाउन। और उतने ही, मतलब 50% अप थे, ऑन एन एवरेज 5 से 20% अप। तो ये तो मेरे हिसाब से एक तरीके का सट्टा हो गया, सिक्का उछलने वाली बात हो गई। हाँ, कुछ कंपनियों पे आप रिसर्च करके, फोकस करके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आंखें बंद करके सिर्फ आईपीओ के डार्ट बोर्ड पे डार्ट मार रहे हैं, तो आधे लग जाएंगे, आधे नहीं लगेंगे। मैं कम से कम ऐसी गेम खेलना नहीं पसंद करता। मुझे ये लगता है कि पहले आईपीओ अलॉटमेंट इतनी मुश्किल होती है, आसानी से तो मिलती नहीं है, खासकर अगर बहुत डिमांड होता है तो और मुश्किल हो जाती है। फिर उसके चलते जितनी भी मिली, कुछ हजारों की या कुछ लाखों की, उस पर अगर 10-20% का गेन आ भी गया, तो ऐसा तो है नहीं है कि उस अमाउंट से मेरी जिंदगी बदल जाएगी, या उस गेन से मेरे बस अलग से कोठियां बन जाएंगी या कुछ हो जाएगा। प्लस उसके ऊपर मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 20% है वो भी देना पड़ेगा, एंड प्लस उसको ट्रैक करने का, वो जब लिस्ट हो रहा है वो देखने का, मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर पाना, टाइम करना मार्केट को, प्राइस मूवमेंट देख पाना। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये खेल है, एंड अगर आप ये खेल खेलना चाहते हैं प्लीज खेलिए, लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती है, क्योंकि आईपीओ आपकी मर्जी से नहीं आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप रोज ये खेल खेल सकते हैं। ये भी नहीं है कि हर एक आईपीओ उतने ही अच्छे दाम पे, वैल्यूएशन पे या जज्बे के साथ लॉन्च होगा जितना पिछला वाला हुआ था। तो हर एक आईपीओ का स्ट्रैटेजी भी अलग होगा, अप्रोच अलग होगा, जितनी आप अलॉटमेंट चाहेंगे या बिड करेंगे वो अलग होगा। तो आई फील इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, जिसका आउटकम या रिजल्ट उतना ज्यादा नहीं है जितना इसका एफर्ट है। सो ओवरऑल आई एम आउट। बट डज दैट मीन कि आईपीओ वाले स्टॉक्स ही बुरे हैं? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि हर एक कंपनी ने कभी ना कभी तो आईपीओ किया ही था। एंड अगर आपने रिलायंस या इन्फोसिस या एचडीएफसी या टीसीएस या किसी भी और कंपनी के शेयर खरीदे हैं, जब भी खरीदे हो, अगर आपने आईपीओ के आसपास वो शेयर खरीदे थे, तो आज तो आप अलग ही लेवल पे होंगे। सो देयर इज सर्टेनली वैल्यू इन इवैल्यूएटिंग अ स्टॉक, एंड दैट इज व्हाट आई लाइक, कि किसी पॉइंट पे जब ये आईपीओ का भूत उतर जाएगा, जब कंपनी थोड़ी स्टेबल हो गई होगी, 3-4 क्वार्टर के रिजल्ट आ गए होंगे, मार्केट थोड़ी बैलेंस हो गई होगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका होगा, तब उस पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि यार ये कंपनी शायद अच्छे मटेरियल की, गवर्नेंस अच्छी है, फाउंडिंग टीम अच्छी है, मैनेजमेंट टीम अच्छी है, मार्केट शेयर अच्छा है, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, इबिडा अच्छा है, प्राइस अर्निंग अच्छे हैं, वगैरह वगैरह, आई थिंक आई कैन टेक अ बेट ऑन दैट। व्हाई नॉट? यू टोटली शुड। एंड इसके लिए
एग्जैक्टली सेम चीज मैंने करी, लेकिन 3 साल के गेन्स को देखकर। तो लास्ट 10 साल में जो भी आईपीओ थे जिन्होंने कम से कम 3 साल अपने मार्केट में बिताए हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखी एंड कंपेयर्ड इट टू द निफ्टी परफॉर्मेंस इन दैट सेम 3-year पीरियड, कि अब क्या दिखता है, निफ्टी अप, निफ्टी डाउन, एंड वो स्टॉक अप या डाउन, वो 4 खाने अब कहां कितने लेवल पे पॉपुलेट होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा था। अब सरप्राइजिंगली सबसे छोटा क्वाड्रेंट वाज कि निफ्टी डाउन और स्टॉक भी डाउन। सिर्फ 13% टाइम्स ये हुआ है लास्ट 10 साल में जो भी आईपीओ हुए। 13% आईपीओ ही ऐसे थे जहां मार्केट और आईपीओ पहले 3 साल के अंदर दोनों ही डाउन थे, लेकिन अगर थे तो ऑन एन एवरेज 10% सालाना डाउन थे। फिर दूसरा क्वाड्रेंट था निफ्टी डाउन है लेकिन स्टॉक अप है। अब ये हुआ बहुत ही धुआंधार स्टॉक कि मार्केट को बीट करते हुए अलग चौके छक्के मार रहे हैं। 20% ऑफ ऑल आईपीओस इन द फर्स्ट 3 years वर इन दिस क्वाड्रेंट एंड ऑन एन एवरेज वो साल के 10% से ग्रो करे। फिर तीसरा था थोड़ा सा डरावना या स्केरी स्टैट, मार्केट अप थी, मतलब निफ्टी अप थी, लेकिन स्टॉक डाउन हो गया। 27% सारे आईपीओ के इसमें थे एंड ऑन एन एवरेज वो स्टॉक 5% सालाना से डाउन गया। लेकिन चौथा सबसे बड़ा क्वाड्रेंट या खाना, मार्केट भी अप, स्टॉक भी अप। अब इसमें आपको लगेगा कौन सी बड़ी बात है, मार्केट भी अप है, स्टॉक भी अप है, लेकिन द अल्फा, मतलब द डिफरेंस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वाइट सरप्राइजिंग। ऑन एन एवरेज वो आईपीओ जो कि परफॉर्म करे, पहले 3 साल में ग्रोथ दिखाए, इन एडिशन टू कि मार्केट भी ग्रो कर रहा है, दे ग्रो ऑन एन एवरेज ऑफ 25% पर ईयर। अगर ये मान लें कि उस टाइम पे निफ्टी 12% का था, तो मतलब अल्फा 13 का था, विच इज नॉट बैड एट ऑल, इनफैक्ट इट्स क्रेजी हाई। 25% साल के अगर आपको 3 साल में मिलते हैं, मतलब आपके पैसे मोटा मोटा 3 साल के अंदर ही दुगने हो गए। एंड दैट इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म इन इवन एन आईपीओ स्टॉक। तो अगर आपको कंपनी में भरोसा है, वाकई में आपने अच्छे से रिसर्च करी है, आपको पता है कि आप इस कंपनी पे बेट क्यों ले रहे हैं, एंड शायद आपने आईपीओ पे ना इन्वेस्ट करके थोड़े देर बाद किया, थोड़ा सा कंपनी को जाना, जो ओपन ट्रांसपेरेंट अब फाइनेंशियल्स या डेटा आ रहा है उसको एनालाइज किया, एंड उसके चलते आपने एक लॉन्ग टर्म बेट लिया, तो 3 साल के अंदर पैसे दुगने, मतलब 6 साल के अंदर 4 गुना, 9 साल के अंदर 8 गुना, 12 साल के अंदर 16 गुना पोटेंशियली पैसे हो सकते हैं। एंड बहुत सारे आईपीओस हैं जिन्होंने ऐसा किया है। एंड अगर आप ये गेम खेलना चाहते हैं तो आई वुड स्ट्रांगली एनकरेज यू टू प्ले द लॉन्ग टर्म गेम। आई होप दिस वाज यूजफुल। अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, एंड आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट, ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।